रामधन बहुत गरीब था। दिन भर मेहनत मजदूरी करके सिर्फ 2 वक्त की रोटी के पैसे ही जुटा पाता था। खुदा का यह वसूल है कि वह गरीब के घर कन्या को अवश्य जन्म देता है, ताकि वह किसी न किसी तरह का कन्यादान करके अपना परलोक सुधार सके। कन्यादान महादान माना गया है। जिसके वंश में कन्या जन्म नहीं लेती, वह वंश इस महादान से विभिन्न रह जाता है। गरीब रामधन के घर में भी एक कन्या ने जन्म लिया था, जिसे उसने अपनी हैसियत के अनुसार पढ़ाया लिखाया। रामधन की बेटी का नाम कविता था, जो व्यवस्था में आते आते काफ़ी सुशील और सुंदर विवित बन गई थी। युवक उसकी सुंदरता को देखकर आहें भरने लगे थे। एक दिन रामधन के मित्र गोपाल ने उससे कहा, मित्र, अब तुम्हारी पुत्री कविता की विवाह योग्य हो गई है। लड़की पराया धन होती है और पराया धन अपने पास ज़्यादा समय तक नहीं रखना चाहिए। चोर लुटेरे सरेआम घूमते फिरते हैं। इसलिए अपनी पुत्री कविता का विवाह योग्य वर देखकर जितनी जल्दी हो सके संपन्न कर दो। तुम ठीक कहते हो मित्र, मैं आज ही से अपनी बेटी के लिए योग्य वर की तलाश करता हूँ। रामधन ने अपने मित्र को धन्यवाद करते हुए कहा। बस उसी दिन से वह कविता के लिए लड़का तलाश करने में जुट गया। रामधन की मेहनत रंग लाई और बहुत जल्दी ही उसे कविता के लिए योग्य वर मिल गया। कमल शहर में रहता था और छोटा मोटा कारोबार करता था। 2 वक्त की रोटियां में कोई टोटा नहीं था। कविता दुल्हन बनकर कमल के घर आ गई। उस रात उन दोनों की सुहाग रात थी। जब कविता फूलों से सजाई गई सेज पर बैठ गई थी, घर में उसके अलावा कोई नहीं था। कमल अब अकेला था। उसकी शादी में आने वाले सब रिश्तेदार चले गए थे। रात के 11 बज गए थे। कविता को समझ में नहीं आया था कि उसके पति आज की रात भी कहाँ रह गए। धीरे धीरे 12 बज गए। 12:10 पर दरवाज़ा खुला। कविता संभल कर बैठ गई। उसने घूंघट और नीचा कर लिया। कमल धीरे धीरे चलता हुआ सुहाग सेज के पास आया। वह अपने आप पर काबू रखने का प्रयास कर रहा था। उसके कदम लड़खड़ा रहे थे। कविता कलेजा थाम कर रह गई। उसने एक ही नज़र में पहचान लिया था कि उसे शराबी पति मिल गया है। एक पल के लिए उसने सोचा कि शायद वह हो सकता है उसके यार दोस्त ने इसी खुशी के मौके पर पिला दी हो। उसने दिमाग से बात निकाल दी। कमल धीरे धीरे चलता हुआ सेज के पास आया। वह आकर उसके पास बैठ गया। कविता लाश से सिमट गई। उसने गर्दन झुका ली। कमल कई पलों तक बैठा रहा, फिर बोला, मेरी जान कविता, मुझे माफ़ करना, मैं दोस्तों में फंस गया था। सालों ने ज़बरदस्ती पिला दी थी। कविता ने कोई जवाब नहीं दिया। नाराज़ हो मेरी रानी, कमल ने कहकर धीरे से हाथ बढ़ाया और उसका घूंघट उलट दिया। कविता ने जरा सा भी विरोध नहीं किया, केवल इसीलिए कि यदि उसने विरोध किया तो कहीं साड़ी ना फट जाए। शराबी का क्या भरोसा। कमल के सम्मुख जैसे चाँद निकल आया। वह कई पलों तक कविता को एकटक देखता रहा। फिर उसने उसे अपने करीब खींच लिया। कविता ने कोई विरोध नहीं किया। वे दोनों इस वक्त काफ़ी करीब आ गए थे। उन्हें लगा जैसे वक्त थम गया है, लेकिन यह उनका वहम था। रात मंथर गति से बीत रही थी। कमरा अंधकार में डूबा हुआ था। कविता सुबह उठी और घर के काम में लग गई। उसके यहाँ और तो कोई था नहीं जो काम में उसका हाथ बटाता। कमल काफ़ी देर से उठा। क्या कविता ने उठाया था? चाय बनाकर कमल ने चाय पी ली। कविता खाना बनाने में लग गई। उसका ख्याल था कि कमल अपने काम पर जाएगा, लेकिन वह काम पर नहीं गया। जब कविता ने पूछा कि काम पर नहीं जाओगे क्या, तो उसने कह दिया था अभी 2-4 दिन कहीं नहीं जाना। 5 दिन हो गए कमल काम पर नहीं गया। 6ठे दिन कविता ने उससे कहा, अब आपको काम पर जाना चाहिए। यदि आप काम पर नहीं जाओगे तो घर खर्च कैसे चलेगा? सब चल जाएगा, तुम क्यों चिंता करती हो?
कमल ने कहा, कमा भी लेंगे, अभी कौन सी आफत आ गई है। फिर कविता ने कुछ नहीं कहा। एक सप्ताह बीत गया। कमल हर रात को पीकर आता था और उसके चिपक जाता था, जैसे वह उसकी वासना की तुरंत का सामान हो। कविता बुरी तरह परेशान थी, परंतु करे तो करे क्या। उसने कई बार दबी जुबान से कहा भी था कि आप शराब नहीं पीना चाहिए, लेकिन कमल ने उसकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया था। उसके घर से उसके पिता आए और कविता को कुछ दिन के लिए अपने साथ ले गए। 2 दिन बाद कमल उसे फिर ले आया। उस दिन शाम को कमल के 2 मित्र घर में ही आ गए। उन तीनों ने एक साथ बैठकर शराब पी। कविता को यह सब अच्छा नहीं लग रहा था, परंतु करती क्या, मजबूर थी। वह जाकर अपने कमरे में बिस्तर पर बैठ गई। इसका पति और उसके मित्र रात को 11 बजे तक पीते रहे। रात में 11 बजे तक कविता बैठी नहीं रही। उसे नींद आ गई और वह सो गई। उसका तो यह रोज़ का काम था। उसकी आंख तब खुली जब किसी ने उसे दबोच लिया था। उसने आंख खोलकर देखा, उसका पति नहीं था। उसने चीखना चाहा तो उसने उसके मुंह पर हाथ रख दिया। काफ़ी देर तक नहीं संघर्ष चलता रहा। आखिर में उसने कविता को दबोच लिया, किसी हिरनी की भांति, जैसे कोई सींग दबोच लेता है। कविता रोती रही। वह उसके चुंगल में कसमसाती रही और उसकी इज्जत लूटती रही थी। वह सोच रही थी कि उसका पति किस काम का है, जिसे इस बात का भी ज्ञान नहीं कि उसकी पत्नी का साथ क्या हो रहा है। उसके पति का वह साथी अपनी मनमानी करके चला गया। रात्रि के करीब 3 बजे उसका पति कमल उसके पास लड़खड़ाते हुए कदमों से आया। उसने कविता को छूना चाहा तो उसने दूसरी ओर धकेल दिया। वह पलंग से नीचे गिर पड़ा। बेशरम, तुम्हें डूब मरना चाहिए, कविता ने पागलों की समान चीखते हुए कहा। क्यों, क्या हुआ? यह तुम पूछते हो क्या हुआ? कविता ने उसी तरह चीख कर कहा। जिन्हें तुम अपना दोस्त कहते हो, जिनके साथ तुम शराब पीते हो, जानते हो उनमें से एक ने क्या किया? उसने मेरी इज्जत लूट ली। हाँ, अच्छा तो तुम इस वजह से नाराज़ हो? अरे रानी, कोई बात नहीं, वह बहुत पैसे वाला है, उसके आने से मुझे कोई एतराज़ नहीं है। कमल ने एक ज़ोरदार ठहाका लगाते हुए कहा। ओहो रानी, अब हर बात कविता की समझ में आ चुकी थी। वह समझ गई थी कि उसको उसके पास भेजने वाला उसका अपना पति ही था। ग्लानि से उसका मन भर गया। वह सोचने लगी कि उसे कैसे पति मिला जिसने ना अपनी इज्जत का ध्यान, ना अपने पत्नी का। वह उसकी कमाई खाना चाहता है, गंदी कमाई। उसे तो बहुत पहले समझ लेना चाहिए था। जो पति अपनी रोजी रोटी के लिए सतर्क नहीं हो सकता, वह अपनी पत्नी के प्रति क्या सतर्क रहेगा। उफ, कविता दूसरी ओर करवट लेकर सो गई। उसने कमल को अपने तन पर हाथ तक नहीं लगाने दिया था। दूसरे दिन भी उसने कमल से कोई बात नहीं की और कमल वह सोच रहा था कि कोई बात नहीं, ना बोली ना सही, धीरे धीरे सब कुछ बर्दाश्त करने की आदत पड़ जाएगी। रात को जिस समय कमल शराब पीकर कमरे में आया, उस समय कविता अपनी किस्मत पर रो रही थी कि उसने पिछले जन्म में कौन सी पाप किया था कि उसको कमल जैसा पति मिला, जिसे उसकी इज्जत का कोई ख्याल नहीं है और अपने हाथों से अपनी पत्नी को दूसरों को सौंप रहा है। जबकि मर्द तो ऐसे होते हैं कि कोई उनकी पत्नी की ओर नज़र भरकर देख भी ले तो वह मरने मारने को तैयार हो जाते हैं। किस बात का पति है वह उसका? क्या केवल नाम का, या उसके द्वारा वह स्वयं धन पैदा करना चाहता है? ग्लानि से बुरी तरह मन भर गया उसका। कमल ने कविता को हाथ लगाया। कविता ने उसका हाथ झटक दिया और कहा, तुम्हें मेरे जिस्म पर हाथ लगाने का कोई अधिकार नहीं है। क्यों? उसने कहा, तुम मेरी पत्नी हो। किस बात की पत्नी हो तुम? कविता ने कहा, क्या केवल इस बात की कि तुम
मदिरा पान करके आओ और मेरे तन से खेलो। पति कैसे होते हैं, उनका क्या कर्तव्य होता है जानते हो? तुम पति होते हो जो कमाकर लाए और अपने घर को खर्च चलाए। पत्नी यदि गलत रास्ते पर जाती है, नज़र आए तो उसे खूब डांटे। तुम्हारी तरह की पत्नी नहीं होते जो नोटों के लिए अपनी पत्नी को दूसरों को सौंप देते हैं। सोच तो ये है कि तुम्हें तो डूब मरना चाहिए। तुमने तो दुनिया भर के शोहरों को बदनाम कर डाला है। तुम मेरे पति नहीं हो सकते। गरम गोश्त के व्यापारी जरूर हो सकते हो जो पैसे की खातिर अपनी बीवी के धंधा कराते हैं। कमल ने कुछ नहीं कहा, वो बस उसी तरह से छेड़छाड़ करता रहा। काफ़ी देर बाद बोला, कविता तुम क्यों परेशान हो? औरत को डर तो अपने पति का ही होता है ना। जब मुझे कोई एतराज़ नहीं तो तुम क्यों चिंता करती हो? खाओ पियो मौज करो। क्या कहूँ तुम्हें? क्रोधित कविता बोली। कोई उचित शब्द नज़र नहीं आ रहा है। हाँ, यदि तुम्हारे स्थान पर मैं होती और मेरे साथ पर तुम होते तो अब तक तुम्हारी इस नीच और जलील दोस्त की गर्दन कमल कर चुकी होती और स्वयं अपने को गोली मार ली होती। इस संसार में केवल इज्जत ही गई तो है, और यदि वह भी समाप्त हो गई तो फिर बचा क्या? वो हाँ, कविता ने कहा। सुनो कमल, वैसे तो मेरी नज़रों में अब तुम्हारी कोई इज्जत नहीं रह गई, लेकिन फिर भी एक बात याद रखना, इस तरह की हरकत मेरे साथ कराने के प्रयास भूलकर भी ना करना। यदि ऐसे ही घिनौनी हरकत तुमने फिर की तो मैं अपने आप को समाप्त कर दूंगी। कविता, हाँ, ये तुम क्या पागलों जैसी बातें कर रही हो? उसने कहा। नारी का फर्ज है कि वह अपने पति का कहना माने, चाहे वह उससे पैसा ही क्यों ना कराने की पेशकश करे। हाँ, अगर तुम्हारे ऐसे विचार हैं तो तुम किसी और के साथ शादी कर लो और उससे यह सब कराना। मैं कल ही अपने घर चली जाऊंगी और तुम्हें तलाक दे दूंगी। इस तरह का नरक समान जीवन कम से कम मुझे तो बर्दाश्त नहीं है। क्यों पागल हो रही हो कविता? कमल ने कहा, मैं कौन सा तुमसे रोज़ किसी का बिस्तर गर्म करने को कह रहा हूँ। कभी कभार कोई आ गई तो ठीक है, नहीं तो नहीं। तुम क्या समझते हो मुझे? उसने कहा, मैं कोई वेश्या हूँ जो आप अपने तन का सौदा करके तुम्हारा पेट भरूंगी। अरे अगर तुम कमा नहीं सकते तो डूब मरो या घर में चूड़ियाँ पहनकर बैठ जाओ। नारी तो पुरुष की इज्जत होती है। किसी ने कहा है, नारी सर्वत्र पूज्यंत कहते हैं। कविता हाफने लगी और कुछ देर खामोश रहने के बाद उसने कहा, तुम इन सब बातों को तभी समझ सकते हो जब तुम्हें अपनी इज्जत का ख्याल हो। तुमने तो ये अंगूर की बोतल ऐसी गले लगा रखी है जिसने तुम्हारे सोचने समझने की शक्ति को समाप्त कर दिया है। अगर तुम में थोड़ी बहुत भी बुद्धि है तो इस शराब को छोड़ो और अपना काम करो। शराब पीने वालों का यही हाल होता है, उनके घर बर्बाद हो जाते हैं। सच यही है, शराब आदमी को सोचने समझने की शक्ति को समाप्त कर देती है। कमल ने उसके बाद कुछ नहीं कहा। वह दूसरी ओर करवट लेकर सो गया। कविता भी करवट लेकर लेटी रही। कविता ने इस बात का पक्का निश्चय कर लिया था कि यदि इस बार उसके पति ने इस प्रकार की हरकत कराने की कोशिश की तो वह अपनी जान दे देगी। 15 दिन गुजर गए, कोई बात नहीं हुई। कमल ने काम पर जाना प्रारंभ कर दिया था, लेकिन उसने शराब पीनी बंद नहीं की थी। कविता ने उससे बोलना शुरू कर दिया था। उसने सोचा था कि शायद उस दिन की बातों का उस पर असर हो गया है और वही सीधी राह पर आ गया है। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि आदमी को कोई बात लग जाती है, लेकिन कहते हैं ना कि कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं होती। 12 साल तक नाली में रखो, जब निकलेगी तो टेढ़ी की टेढ़ी रहेगी। कमल ने यह देखने के लिए कि अब वह क्या करती है, उस रात को फिर उसने अपने साथी को कविता के कमरे में भेज दिया। जब उसने जाकर उसे छुआ और उसकी आंख खुली तो उसने उसे पूरी शक्ति साथ दूर ढकेल दिया। बचाओ, वह चीख भी रही थी, परंतु बचाने कौन आता? उसे भेजने वाला तो उसका अपना पति ही था।
जो अपने पति के शरीर को बेचकर उसकी कमाई खाना चाहता था। पुरुष की समझ नारी कमज़ोर होती है। उसने उसे दबोच लिया और अपनी इच्छा पूरी कर ली। हवस पूरी करने के बाद वह कमरे से निकल गया। उसके जाते कविता बाहर आई और उसने दूसरी मंजिल से छलांग लगा दी। नीचे सड़क पर उसका सिर फट गया। वह एक ही पल में स्वर्ग सिधार गई। आसपास के घरों के लोग इकट्ठे हो गए। शराबी कमल भी घर से निकलकर बाहर आया और रोने लगा। उसका साथी उस दुर्घटना को देखकर चुपचाप वहां से खिसक गया। पुलिस आई और लाश को उठाकर ले गई। पोस्टमार्टम के बाद लाश उस कमीने कुत्ते कमल को मिल गई और उसने उसे चिता के भेंट कर दिया। ऐसे पति को तो अपनी पत्नी के चिता को भी अग्नि देने का भी अधिकार नहीं होना चाहिए। एक पल रुककर मैना ने तोते को पुकारा है। तोते, हाँ मैना, देखो उस नीच कमल को कविता के बारे में बार बार समझाने पर भी उसकी समझ में नहीं आया और उसने अपने हाथों से ही अपनी पत्नी को मरवा दिया। एक पल चुप रहकर मैना ने कहा, तोते, इसीलिए तो मैं मर्दों से नफरत करती हूँ और अपने पास नहीं भटकने देती। मर्दों की जात बड़ी मुरव्वत होती है। मैना, हाँ तोते, बेशक तुमने जो कुछ कहा वह सच है। तोते ने कहा, यदि कोई कमल जैसा आदमी है तो बिल्कुल यह मर्द जात के नाम पर धब्बा है, बदनुमा दाग है। मगर क्या सब आदमी कमल जैसे होते हैं? नहीं, तोते ने कहा, ऐसी बदलचलनी तो औरतों में भी होती है। सुनो, मैं तुम्हें और बेवफा औरत की कथा सुनाता हूँ। सुनाओ, मैना ने कहा। कुछ देर तक तोता चुप रहा और फिर मैना को कथा सुनाने लगा। मैना ने अपने कान उस ओर लगा लिए। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।